Hello friends, welcome back Key of Learning. Today we are learn about Anglo-Maratha wars. Okay, so let's start. The internal problems of the Marathas and the growing ambition of the English saw the conflict of interests between the British and the Marathas during the period between 1775 to 1818. ओके तो 1775 से लेकर 1818 तक ये वार चलता रहा। तीनों वार बने, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार्स। तो ये वार ऐसे शुरू हुआ कि मराठास के बीच कुछ ऐसे इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उनके बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इंग्लिश का तो एम्बिशन ही था कि मराठा के ऊपर भी वो आक्रमण करे। तो ये सब सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वो मराठास के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो पहले एंग्लो मराठा फर्स्ट वार की तरफ चलते हैं, जो कि बना 1775 से लेकर 82 तक। ओके, British wanted to sign an alliance with aspiring Peshwa Raghunath Rao against Madhav Rao II. The Maratha chieftains backed Madhav Rao. तो उस समय रघुनाथ राव एंड माधव राव, इन दोनों के बीच में पेशवा को लेकर कंपटीशन हो रहा था। ये एक इंटरनल प्रॉब्लम उनके बीच में चल रहा था। तो पेशवा एक ऐसा पोस्ट है लाइक प्राइम मिनिस्टर। पेशवा के पास जो कि पावर रहता था, वो सारे पावर को इस्तेमाल करता था, सारे पावर को वो मतलब उनके हाथ में होता था। किंग तो होता था, मराठा के जो हेड होते थे वो किंग होते थे, लेकिन सारा पावर पेशवा संभालता था। तो पेशवा उस पोस्ट को लेकर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर ने क्या किया, रघुनाथ राव को सपोर्ट किया, उनके साथ एक ट्रीटी, एक अलायंस साइन किया एगेंस्ट माधव राव सेकंड। बट जो मराठास थे वो चाहते थे कि माधव राव ही बने उनका सरकार, उनका पेशवा। लेकिन ब्रिटिशर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास बहुत सारी मैन पावर थी। तो इसीलिए वो रघुनाथ राव को जिता दिया और उसको जो कि 2500 मैन उनको प्रोवाइड किया। ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2000 मैन टू रघुनाथ। Okay, he gave Salsette and Basin to the English along with a part of revenue from Broch and Surat district. तो इसके बदले में मतलब रघुनाथ राव जीतने के खुशी में, जीतने के बदले में उसने क्या किया, सरकार को, ब्रिटिश सरकार को सल्सेट एंड बेसिन ये दो जगह दे दिया गिफ्ट में। एंड उनके साथ साथ जो कि ब्रोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट से जो रेवेन्यू आते थे, मतलब टैक्स आते थे, वो जो सारे टैक्स भी ब्रिटिशर को दे दिया। द टू साइड्स साइन द ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782. It gave the British 20 years of peace with the Marathas. तो both sides, the Britishers and the Marathas signed a treaty, उसका नाम था सलबाई। 1782 को ये ट्रीटी साइन हुआ। एंड ब्रिटिशर ने उस ट्रीटी के मुताबिक मराठास के साथ अगले 20 ईयर्स तक, अगले 20 साल तक कोई युद्ध नहीं कर सकते, मतलब उनके साथ शांति बनाए रखना है। क्लियर? तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार की तरफ चलते हैं। ये हुआ था 1803 से लेकर 5 तक चला। तो इन 1801 देर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट एमंग द मराठास ओवर पेशवाशिप. Peshwa Bajirao II entered the subsidiary alliance with the British and got the British protection against Jaswant Rao Halkar. तो बाजीराव सेकंड एंड जसवंत राव हल्कर, इन दोनों के बीच में ये पेशवाशिप को लेकर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई 1801 में। इन दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुआ कि कौन बनेगा मराठास के पेशवा। तो पेशवा बाजीराव, उनके साथ ब्रिटिशर्स थे। तो पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर एक सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया और उसके हिसाब से उनको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिल गई, मतलब एक मिलिट्री ब्रिटिश फोर्स मिल गई एगेंस्ट जसवंत राव हल्कर। जसवंत के राव के खिलाफ वो एक प्रोटेक्शन बना दिया।
तो यहाँ देखते हैं सब्सिडरी अलायंस क्या होता है। सब्सिडरी अलायंस फॉर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग मिलिट्री असिस्टेंस टू इंडियन रूलर्स इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। ए ब्रिटिश रेसिडेंट वाज स्टेशन्ड एट द कोर्ट फॉर सिक्योरिटी from other rulers, but the main purpose was to keep other European powers away. तो ये सब्सिडरी अलायंस, इस अलायंस के तहत ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियन रूलर को एक मिलिट्री असिस्टेंस मतलब एक मिलिट्री फोर्स प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में ब्रिटिशर्स एक पेमेंट लिया करते थे फ्रॉम द इंडियन रूलर्स, ओके, इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। वो आर्मी वालों के मेंटेनेंस के लिए वो किंग से ये पैसे और ये पेमेंट लिया करते थे। मतलब जो ब्रिटेन जो अपनी आर्मी के लिए खर्चा करता था वो खर्चा बच गया और वो खर्चा इंडियन रूलर के ऊपर फेंक दिया। तो इंडियन रूलर जो थे वो खर्चा उठाते थे और उसके बदले में अगर कोई युद्ध हुआ तो उनको ये एक मिलिट्री फोर्स प्रोटेक्ट के हिसाब से दिया जाता था। और ब्रिटिश का एक रेसिडेंट वो इंडियन कोर्ट में उसको बैठाया जाता था और उस रेसिडेंस के उसके परमिशन के बगैर इंडियन कोर्ट के मतलब किंग जो होते थे इंडियन किंग वो कोई भी ऐसी डिसीजन नहीं ले सकते थे। मतलब इंडियन कोर्ट में रहकर भी वो ब्रिटिश रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ता था। मतलब जो राजा इंडियन राजा सब्सिडरी अलायंस साइन करता था वो एक तरफा ब्रिटिशर का एक पॉपेट मतलब एक कठपुतली बन जाता था। तो ये था सब्सिडरी अलायंस जो कि बाजीराव सेकंड ने भी उस अलायंस को साइन किया था और उसके बदले में वो ब्रिटिशर का तो एक पपेट ही बन गया और उसके हिसाब से ब्रिटिशर जो ऐसे कुछ हेल्प प्रोटेक्शन दे देते थे युद्ध के समय। तो ऐसे ही हुआ जब वो जसवंत राव होल्कर के खिलाफ युद्ध लड़ा तो उसे ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिल गई। किसको? बाजीराव सेकंड को। Then the British troops drove Halkut out. Peshwa Bajirao signed a treaty with the British. It was opposed by Maratha chieftains, the Scindia and the Bhosle. This resulted in the Second Anglo-Maratha War in 1803. So ब्रिटिशर की ट्रूप ने हल्कर को हरा दिया, वहाँ से भगा दिया। देन बाजीराव सेकंड जो थे वो पेशवा बन गए, ओके। और पेशवा बनने के बाद वैसा ही होता था, एक ट्रीटी साइन करना पड़ता था, उनके हाथ की कठपुतली बन जाना पड़ता था। तो ऐसे ही एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ। इट वाज अपोज्ड बाय मराठा चिफ्टेंस, बट ये जो कि तो पेशवा बाजीराव ने पिछली बार रघुनाथ राव की तरह ऐसे ही ब्रिटिशर को ट्रीटी साइन करके ऐसे ही जगह दान में दे दिया करते थे, गिफ्ट दिया करते थे। लेकिन ये बात जो कि मेरा मराठा चिफ्टेंस थे सिंधिया एंड भोसले वो उसका विरोध करने लगे। और तो ये सारे सब अपोजिशन से मतलब सिंधिया भोसले जो थे वो अपोज कर रहे थे कि ब्रिटिशर को आप ये सब ऐसे जगह ऐसे दान में नहीं दे सकते, गिफ्ट में नहीं दे सकते। तो ये सब आगे चलकर एक युद्ध हुआ, वो बना सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि 1803 को शुरू हुआ। The Maratha chiefs failed to unify and were defeated by the well-occupied and disciplined British army. The Bhosle and Scindia were forced to sign treaties with the British and hand over large territories. तो मराठा चिफ्स के बीच में तो कुछ ऐसे ही यूनिटी नहीं थी, उनके बीच में तो ऐसे ही इंटरनल प्रॉब्लम चलते रहते थे। देन उसका फ़ायदा उठाते हुए उस समय ब्रिटिश आर्मी जो थे वो तो वेल इक्विपाइड थे, डिसिप्लिन थे, तो बड़ी आराम से मराठा को हरा दिया। और जो भोसले एंड सिंधिया जो कि अपोज कर रहे थे वो तो हार गए और उसके हिसाब से उनको ब्रिटिशर के साथ भी एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी एंड लार्ज टेरिटोरी उन्हें हैंड ओवर करना पड़ा। तो ये था सेकेंड एंग्लो मराठा वार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वार की तरफ, जो कि बना था 1817 से लेकर 1818 तक। Peshwa Bajirao II did not like his subordinate position under the British. He tried to unite the Maratha chiefs against the British but failed. तो सेकेंड
बाजीराव सेकंड जो थे पेशवा बने थे, किसको हराकर? जसवंत राव हल्कर को हराकर। वो भी ब्रिटिशर की कंपनी की सहायता लेकर, उसके प्रोटेक्शन की सहायता लेकर एक सब्सिडरी अलायंस से साइन करके वो जसवंत राव को हरा तो दिया था और मराठा के बीच में वो बन गए थे पेशवा, लेकिन उनके पास कुछ पावर नहीं रहा क्योंकि वो सब्सिडरी अलायंस जो साइन करते थे वो ब्रिटिशर की पॉपेट बन जाते थे, कठपुतली बन जाते थे, उनके अंडर ही उनको काम करना पड़ता था। तो ये धीरे धीरे पेशवा बाजीराव को पसंद नहीं हुआ कि वो लेस पावर रहकर अंडर ब्रिटिश के अंडर में रहकर काम करे। तो वो उसने क्या किया, ही ट्राई टू यूनिट द मराठा चीफ्स एगनेस्ट द ब्रिटिश। तो फिर से वो मराठा चीफ्स जो थे उनको यूनिट करने लगे ताकि ब्रिटिशर को हरा सके, लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि ये सब करना अब मुमकिन नहीं था। तो ही वॉज फोर्स टू सरेंडर, तो उनको फोर्सफुली सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर के साथ। The British abolished the position of Peshwa and Marathas were limited to the small kingdom of Satara. This was the end of the mighty Maratha power. तो ब्रिटिशर ने एबोलिश कर दिया, उच्छेद कर दिया पेशवा के जो पोजीशन को, एंड मराठा को कुछ ऐसे लिमिट किंगडम दे दिया लाइक सतारा। वही जो सतारा वही है उनका किंगडम, एक छोटा सा जगह दे दिया, और बाकी जो कोई मराठास की जो पावर थी, माइटी मराठा पावर, उसको एंड कर दिया और पेशवा पोजीशन को हटा दिया, एबोलिश कर दिया। तो ये सब था एंग्लो मराठा वार। ये एंग्लो मराठा वार से फिर से उसने मराठा के ऊपर कब्जा कर लिया ब्रिटिशर ने। नेक्स्ट वो 1814 से 1826 तक द ब्रिटिश हैड टू फाइट मेनी वार्स एगनेस्ट गुरखास इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में गुरखास के साथ युद्ध किए, एंड द बर्मेस इन द नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट में बर्मे के साथ द ब्रिटिश साइन पीस ट्रीटिस विद देम। तो उनके साथ ट्रीटी साइन की और उन सब जगहों को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक वार करके वो इंडिया के पूरे स्टेट को अपने कब्जे में कर रहे थे, पूरे इंडिया को अपने अंडर ले रहे थे। तो ऐसा ही कुछ एक वार है अब हम देखेंगे, वो है एंग्लो सिख वार। तो ये एक सिख के साथ ये वार है। ये दो वार बने थे, फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार। तो इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब के नॉर्थ वेस्ट में सिख पावर ग्रोइंग कर रहा था उस समय। द ब्रिटिश मेड ए पीस ट्रीटी विथ महाराजा रंजीत सिंह टू चेक his growing power. After his death there was a lot of infighting among Sikhs. तो ब्रिटिशर ने महाराजा रंजीत सिंह जो थे उस समय सिख का किंग, उसके साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि उन दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, पीस ही रहेगा। उनके जो ग्रोइंग पावर बढ़ रहे थे, उनके जो पावर बढ़ रहे थे, उन पावर को चेक करने के लिए ब्रिटिशर ने ये ट्रीटी साइन की थी। लेकिन उनके डेथ के बाद महाराजा रंजीत सिंह के उन सिखों के बीच में लड़ाई होने लगी क्योंकि कौन सिख का राजा बनेगा, कौन हेड बनेगा। तो इसी दौरान इन सिखों के बीच में युद्ध होने लगा। द सिख्स हैड बिल्ट अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी अगेंस्ट ब्रिटिश एंड अफगान एग्रेशंस। सिख तो उस समय बहुत पावरफुल हुआ करते थे और उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी ताकि ब्रिटिशर और अफगान के खिलाफ लड़ सके। When the British attacked the united forces of Punjab, Hindu, Muslim and Sikh faced the huge British army bravely. उस समय जब ब्रिटिशर ने उनके ऊपर, उनकी फोर्स के ऊपर, पंजाब के ऊपर अटैक किया, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख ये मिलकर ब्रिटिश आर्मी को बहुत ही ब्रेवली तरीके से उनका फेस किया। ब्रिटिशर जो आर्मी थे वो बहुत सारे थे, ह्यूज ब्रिटिश आर्मी थे, लेकिन पंजाब हिंदू, मुस्लिम, सिख जो पंजाब के थे वो भी कुछ कम शक्तिशाली नहीं थे। उनका फोर्स कम था, आर्मी फोर्स, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए बहुत ब्रेवरी के साथ उस ब्रिटिश आर्मी का सामना किया। बट प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न ट्रेटर्स एंड द पंजाब आर्मी वाज डिफीटेड।
they were forced to sign the Treaty of Lahore. The British occupied Jalandhar, Doaba and handed Jammu and Kashmir to Raja Gulab Singh Dogra. लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह ने धोखेबाजी की। उन्होंने युद्ध के समय अपने हथियार डाल दिए रिश्वत लेकर ब्रिटिशर से, और उनके इस धोखेबाजी की वजह से पंजाब आर्मी हार गया और ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए। तो उसी वजह से उन्हें एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, और वो ट्रीटी था ट्रीटी ऑफ लाहौर। ब्रिटिशर ने जालंधर दोआब को अधिकार कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। जालंधर दोआब जो होता है वो 2 नदी का इलाका होता है, वो वहाँ पे और टैक्स बहुत मिलता था, तो उनको ब्रिटिशर को वो जगह मिल गई। एंड वो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो राज गुलाब सिंह डोगरा को हैंडल कर दिया। नेक्स्ट है सेकेंड एंग्लो सिख वार। ये बना था 1848 से 49 तक। द ब्रिटिश वांटेड ए कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजाब बाय एंडिंग द सिख किंगडम। द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वार वाज द एक्साइल ऑफ लाल सिंह ऑन चार्जेस ऑफ कंस्पिरेसी। लॉर्ड डेलहाउसी, द ग्रेटेस्ट एंक्शनिस्ट, attacked Punjab and made it a part of British India in 1849। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि सिख किंगडम को पंजाब से हटा दे, उसको एंड कर दे और पंजाब जो है उनकी कंट्रोल में ले ले। तो इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वार, तो ये वार कैसे बना? सेकेंड एंग्लो वार, जो कि पहले वार में जो फर्स्ट एंग्लो सिख वार में लाल सिंह याद है, वो जो मिनिस्टर था उसने धोखा दिया था। उसकी धोखेबाजी की वजह से सिख जो थे उसको उनको हटा दिया। ओके, लाल सिंह को उस जगह से भगा दिया। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए लॉर्ड डेलहाउसी जो थे उस समय गवर्नर जनरल, वो तो बहुत ही एंक्शनिस्ट थे, ग्रेटेस्ट एंक्शनिस्ट, जो कि उसका साथ देकर लाल सिंह का पंजाब के ऊपर अटैक करने लगे और पूरी पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। पंजाब को हरा दिया 1849 में और ब्रिटिश इंडिया में उसको मिला दिया। The British started consolidating their power by limiting the powers of Indian princes and building a stronger army in India। इसी तरह से एक वार कर के ब्रिटिश ने अपनी इंडिया के ऊपर अपना पावर बढ़ाते गए और इंडियन प्रिंसेस जो थे उनकी पावर को कम करते गए, अपने अंडर में लेते गए, उनको पॉपेट बनाते गए और मतलब कठपुतली बनाते गए, अपनी कंट्रोल में रखा और इसी तरह पूरी इंडिया के ऊपर अपना हक, अपना राज जमाया। बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्गर आर्मी इन इंडिया। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एंग्लो सिख वार्स। इसके साथ साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर जो कि है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। तो इसी तरह ने इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक जगह पर अपना कब्जा जमाकर पूरी इंडिया के ऊपर राज करने लगा। ठीक है, अब आपको ये पूरी चैप्टर समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट्स रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसका सल्यूशन, इस चैप्टर का सल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।